मेरा बच्चा, और सुनिएगा सुनिएगा चंदा। सर शान नजूम ईपीएस के आने की वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों आया, तो मैं अब आपको बताता हूं। सर कुछ चीजों में ना जिंदगी में आपको हमेशा लंबी नहीं करनी होती, कुछ चीजों में क्या करना होता है, छोटी सी अल्फाज में अपनी बात समझा देनी पड़ती है। आपको आपको किसी से अपनी दिल की बात कहनी है, यकीन माने अगर आप लंबी करेंगे ना अगला बोर हो जाएगा या अगली बोर हो जाएगी, है ना सर। आपने लंबी नहीं करनी, छोटी सी उसमें आपने अपनी बात समझा देनी है, ऐसा ही है सर, है ना सर। तो अब आते हैं सर, आप सोचें आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं और आप में से अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, नहीं भी करता तो शायद एफएफआर पढ़ने के बाद मैं इसके इतनी एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा शायद करने लगूं। तो सर कंपनी की अगर हमें परफॉर्मेंस को सिर्फ एक फिगर से जस्टिफाई करना हो ना, तो वो फिगर होती है अर्निंग्स पर शेयर। कौन सी फिगर है सर, अर्निंग्स पर, मतलब एक फिगर। लोग शायद मैं आपको बता दूं सर, जब स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी अपने रिजल्ट देती है ना, जरूरी होता है इसको बोल्ड मीटिंग के दिन अपने रिजल्ट दे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है, उसमें सिर्फ वो बैलेंस शीट पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स देती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो शो करती है वो होती है अर्निंग्स पर शेयर। डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हैं अर्निंग्स पर शेयर। एक फिगर कंपनी के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता देगी, एक फिगर, ये फिगर इतनी इंपॉर्टेंट है सर। तो अर्निंग्स पर शेयर सर जब इतनी इंपॉर्टेंट फिगर है तो सर इसके ऊपर तो बनता था ना आईएएस आना, है ना सर। तो इसके ऊपर तो आईएएस आना बनता था, क्योंकि सर ताकि इसको सही निकालें, इसको सही निकालें, वरना लोग, मैं आपको अभी समझाते हुए आगे बताऊंगा, इसको भी गलत निकालते थे। 2 नंबर तरीके से आईएएस ईपीएस निकलती थी, और उसमें जो है ये समझे कि 2005 के बाद इसमें बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आई। चले सर, तो अब हम देखते हैं इस आईएएस में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इस आईएएस का नाम ही अर्निंग्स पर शेयर है, आईएएस 33 है। सर बड़ी स्मार्टली तुम लोगों को टॉपिक कराऊंगा, मुझे पता है कौन से टॉपिक को कब कराना है। जैसे एफआईआर तुम्हें बच्चों को पता है मैं जिस तरीके से लेकर चलता हूँ, मैं ये नहीं कहूँ, मेरी कोशिश होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या तो मिड में कराऊं या तो एंड में कराऊं, ताकि ताजे हों दिमाग में, ताकि उसमें हमें करंट सिनेरियो पता चल जाए कि करंट सिनेरियो के साथ क्या चल रहा है। सही है सर, तो इस हिसाब से मैं टॉपिक्स को लेकर चलूंगा इंशाल्लाह। तो हमने कहा सर ईपीएस में सबसे पहले पढ़ेंगे स्कोप, फिर पढ़ेंगे डेफिनेशंस, फिर हम पढ़ेंगे शरारतें। शरारतों का मतलब है, वैसे लिख देते हैं सर, मतलब वो नहीं है, नॉटीनेस इन न्यूमरेटर। हमने कहा जो न्यूमरेटर हजरात है हमारे पास, जो न्यूमरेटर है, नॉटीनेस इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या शरारतें होंगी, फिर हम पढ़ेंगे नॉटीनेस इन डिनोमिनेटर। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज यहीं से मुझे याद आई कि सर आपका मुझे सर ये लिखते लिखते देखें, फिर हमने कहा डाइल्यूट डीपीएस। एक और इंपॉर्टेंट, सर आपका क्लैश आएगा किसी से, देखें इंटरनल तो अब मलाई साहब भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, रिजवान मलाई साहब जो कि लॉ और टैक्स के बड़े गुरु माने जाते हैं, वो भी जो है हमने कहा केनेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो लॉ में उनका शायद केनेस के एफएफआर के साथ क्लैश नहीं है, बाकी शायद कहीं से भी आ सकता है। सही है सर, फिजिकल की अगर हम बात करें तो हमने कहा कहीं से भी उनका आ सकता है, केनेस में नहीं है, नंबर 1। सर नंबर 2, इंटरनल क्लैश कोई भी नहीं है, बाकी आउटसाइडर्स, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट लोग अगर मैनेज करते हैं तो हमारे साथ क्लैश मैनेज कर सकते हैं। सही है सर, और जो है हमने कहा इंटरनल कोई क्लैश नहीं है, इंटरनल कोई क्लैश नहीं है, बाकी हम मौके मुनासबत को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए क्लैशेज अगर कोई मैनेज करने एक्सटर्नल तो सर वो भी होते हैं। इंटरनल कोई क्लैश नहीं, जैसे हम सबको पता है कि सर कुछ टीचर एफएआर 2 का भी मेरा अपने कॉस्टिंग के साथ क्लैश मैनेज करते थे, तो वो शायद एफएफआर का भी बीएफडी के साथ करेंगे। सही है सर, तो हमने कहा तो ये चीज है सर, तो हमने कहा क्लैशेस का मैंने आपको बता दिया। सर फिफ्थ है डाइल्यूटेड ईपीएस, फिफ्थ है डाइल्यूटेड। पहला स्कोप, डेफिनेशंस, नॉटीनेस इन न्यूमरेटर, नॉटीनेस इन डिनोमिनेटर, डाइल्यूटेड ईपीएस और डिस्क्लोजर। कुल मिला के 6 बातें हम ये पढ़ेंगे, 7वीं बात नहीं पढ़ेंगे। सर एक सवाल और कि सर क्या आईएफआरएस लेना जरूरी है, क्या आईएफआरएस लेना, अभी नहीं लेना,
अभी IFRS जो होगी ना मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें उसकी फोटोकॉपियां भी दे दूंगा, तुम्हें चीजें भी दे दूंगा। हम IFRS खरीदेंगे, हम IFRS खरीदेंगे, आपसे खरीदवाएंगे। यहाँ पे IFRS जरूरी है, ये फाइनल के लिए भी, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। FR2 में मैं कहता था नहीं लेना, यूनिफॉर्म वाले बच्चों से मांग लेना, है ना सर। FR2 में हम यही कहते थे जो यूनिफॉर्म वाले बच्चे हैं वो लेकर आएंगे तो मुझसे ले लेना। लेकिन सर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भैया IFRS लेना, क्योंकि उसमें से पढ़ाऊंगा, उसमें से चीजों को लेकर चलूंगा, उसमें से पढ़ाऊंगा। तो IFRS मतलब लोग जुलाई, जून जुलाई के आसपास, सही है, वहां पे दिलवाऊंगा। अटेम्प्ट से 1 साल पहले लेना ज्यादा फिजिबल होता है सर, ताकि जो रिसेंट चेंजेस हो, कुछ चीजें आई हो सकता है कोविड की वजह से कुछ स्टैंडर्ड्स में चेंजेस हो, वो नई पब्लिकेशन आ जाए, अभी नहीं लेनी। चलिए सर, स्कोप क्या होता है जल्दी से बताओ, किसी भी IAS का स्कोप क्या होता है, क्या होता है भाई स्कोप? सर कुछ लोग क्लास में बैठे जवाब ही नहीं देते, चाइल्ड लाइन के लिए क्या कहा है, क्या कहा है इनके लिए? ना फिक्र कोई ना जुस्तजू है, ना ख्वाब कोई ना आरज़ू है, ना फिक्र कोई ना जुस्तजू है, ना ख्वाब कोई ना आरज़ू है, ये शख्स तो कब का मर चुका है, फिर बेकफन ये लाश क्यों है। सर जिंदा लाशों की तरह ना बैठे यार, आपका लिखना और हमारा पढ़ना इसी तरीके से तो है, क्लास का आगे बढ़ना। सर तो चले ना, लिखे ना मेरा बच्चा। हमने कहा कि सर आप लोगों ने लिखना है, लिखना है, लिखना है। सर सुनिएगा, सुनिएगा, हमने कहा सर स्कोप है तो डेफिनेशन देते हैं, नॉटीनेस है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डाइल्यूटेड EPS है और डिस्क्लोजर है। ये कुल मिला के कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं कुल मिला के सर, ये 6 बातें हैं। आर वी क्लियर सर? स्कोप पे मैंने पूछा क्या है, तो आपने कहा सर स्कोप होता है सब्जेक्ट मैटर, ये कहां कहां अप्लाई होगा, कहां कहां अप्लाई नहीं होगा। तो सर अगर मैं इस IAS के स्कोप पे आऊंगा तो सर इसके स्कोप पे लिख लें, इसमें ये 2 तरह की कंपनीज पे अप्लाई होगा, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा, और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। सर ये लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा और उन कंपनीज पे अप्लाई होगा जो कि अभी लिस्ट होने वाली हैं। सर लिंकिंग सिखाऊंगा FAFR में, ताकि ऑडिट में भी तुम्हें काम आए। हो सकता है कि जब तक तुम लोग की ऑडिट के टाइम में मैं ऑडिट पढ़ाना शुरू कर दूं। सही है सर? तो हमने कहा सर सुनना, सर तो हमने कहा लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी, तुम्हें याद आ रहा होगा हमने किसी और IAS का भी स्कोप पढ़ा है FAR2 में, IFRS 8 में। सर बिल्कुल ठीक है ना सर? ठीक है सर, तो मैं सर इस टॉपिक पे कितनी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी? इस टॉपिक पे तकरीबन आप समझे 8 क्लासें लगेंगी हमारी। 8 क्लासेस में इंशाल्लाह 2.5 हफ्ते में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। टाइम टेबल पे अभी आता हूँ। IFRS 8 का भी यही स्कोप था सर, इसका भी यही स्कोप है। ये लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट के ऊपर अप्लाई होगा। सर क्या मतलब सर ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा? सर क्या ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा? नहीं सर, ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई, सर ये पब्लिक अनलिस्टेड पे भी नहीं होगा, वहां पर भी नहीं होगा। अप्लाई का मतलब क्या है? एक प्राइवेट कंपनी EPS निकालते हुए जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करे, इस IAS को इसको फॉलो करेगी। लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है और उस कंपनी के लिए जो भी लिस्ट तो नहीं है लेकिन लिस्ट होने वाली है। सही है सर? अब सर ये क्या बात है कंपनीज टू बी लिस्ट का मतलब क्या है, ये नियत का कैसे पता चलेगा? तो सर सुनिएगा मेरा चंदा, सुनिएगा। सर लिस्टिंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी है जिसका नाम है लोड्स लिमिटेड, उसकी मैंने लिस्टिंग का हिस्सा था, मैंने उसकी लिस्टिंग करवाई हुई है। लिस्टिंग सर कम से कम है ना पाकिस्तान में अभी 2 साल का पीरियड ले लेती। आप SCCP से इजाजत लेते हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज से इजाजत लेते हैं, फिर SCCP के पास आते हैं कि भाई देखो आप लिस्ट होने जा रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई इजाजत देते हैं, जाओ स्टॉक एक्सचेंज से पूछ के आओ, उससे इजाजत लेते हैं। फिर क्या करते हैं सर? फिर SCCP बोलता है अच्छा आप ये चीजें दो, स्टॉक एक्सचेंज बोलता है ये चीजें दो, फिर आप आवाम को बेचते हैं, मंजन बेचते हैं। इसको कहते हैं रोड शोज। रोड शोज वो नहीं जो किसी जमाने में MTV पे आते थे। आपने कहा रोड शोज, CEO जाता है कंपनीज में प्रेजेंट करता है कि प्लीज हमारे शेयर ले लें, हम लिस्ट होने जा रहे हैं, हम आप लेंगे, आपको इतना फायदा होगा, ये होगा, पूरा प्रोसीजर है। जिंदगी में कभी मौका हो तो डिटेल में बताऊंगा। सर
उसमें कम से कम भी अगर स्मूथ काम हो ना तो भी 6-8 महीने तो लग ही जाते हैं। और हमने कहा कि दो, चल आईएएस यही कहता है तुम्हारी ईपीएस जो है ना तुम्हारी कंपनी की परफॉर्मेंस को एक लाइन में बता देगी। तो अगर तुम लिस्टेड कंपनी मतलब अवामी कंपनी, तुम्हारे अकाउंट्स आम आदमी को मिलते हैं, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम जो है अपनी जो है ईपीएस आईएएस 33 के हिसाब से निकालो, या तुम अभी अवामी तो नहीं हो, तुम अवामी बनने वाले हो। क्या मतलब अवामी बनने वाले हो? तुम्हारे अकाउंट्स बनने वाले हैं, आने वाले हैं किसके हिसाब से सर? तुम्हारे अकाउंट्स आने वाले हैं किसके हिसाब से? मतलब लिस्टेड होने वाले हो तो आईएएस 33 पे अप्लाई करना शुरू कर दो। तो सर स्कोप क्लियर है, लिस्टेड पे अप्लाई होगा और उन कंपनीज पे जो कि अभी लिस्ट होने वाली है एप्लीकेशन दे दी है। चलिए सर आगे आते हैं डेफिनेशंस। सर डेफिनेशंस पे आते हैं और डेफिनेशंस पे आने के साथ साथ हम क्या करते हैं, आपको इसकी समरीज को भी दिखा देते हैं स्क्रीन पे, और ये आप लोगों के पास हैंडआउट भी गिवन है। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जो मैंने दिया हुआ है उसके अंदर मेरा चंदा शामिल है। चले सर, हमने कहा सर इसका स्कोप पढ़ते हैं, इसका स्कोप पढ़ते हैं। स्कोप समरी से आप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी, आ रही है ना? क्या कह रहा है भाई ये? एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल किसको है? एंटिटीज हुज ऑर्डिनरी शेयर्स और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर पब्लिकली, ये उन कंपनीज पे एप्लीकेबल है जिनके ऑर्डिनरी शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होते हैं। सर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है, ये आगे जाके बढ़ेंगे। मतलब लिस्टेड कंपनीज, पहले पॉइंट के साथ चाहो तो लिख लो लिस्टेड की बात हो रही है, ये लिस्टेड कंपनीज की बात लिख लो। और फिर कह रहा है एंटिटीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इन पब्लिक मार्केट, उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा। हमने कहा जो कि अभी लिस्ट तो नहीं हुई, लिस्ट होने वाली हैं। चले सर, अब अगर मैं आपको पूछूं, अभी हम इसके फॉर्मूले को छोड़ते हैं, अभी हम इसके फॉर्मूले को छोड़ते हैं और हमने कहा अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपके दिमाग में ईपीएस का क्या फॉर्मूला आता है, आपके दिमाग में ईपीएस का क्या फॉर्मूला आता है, जल्दी बताओ यार क्या फॉर्मूला आता है? तुक्का लगाएं एक फॉर्मूले का। अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कितना कमाया? सर एक नॉर्मल आदमी, देखो मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा, अकाउंटिंग तो वैसे थोड़ा कम होता है लेकिन लॉ जो है ना इज अ गेम ऑफ कॉमन सेंस। तुम्हारा कॉमन अकाउंटिंग में भी कहीं ना कहीं कॉमन सेंस लगाना है जो कि कॉमन नहीं है, लेकिन आपका कराएंगे कॉमन। सर कॉमन सेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। अर्निंग्स पर शेयर, आपने कहा सर एक शेयर पे कितना कमाया, कैसे निकालूंगा भाई? प्रॉफिट लो डिवाइडेड बाय किससे कर लो? नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स है ना सर, ऐसा ही है सर, यही फॉर्मूला है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही, आईएएस ने भी यही कहा। आईएएस ने कहा बस मैं इसमें थोड़े से अल्फाज का इजाफा चाहूंगा। आपने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कर लो, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कर लो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से नहीं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये आईएएस का फॉर्मूला है। इसने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इसको डिवाइड करोगे किससे? नंबर ऑफ शेयर्स। कॉमन सेंस में तुमने जवाब दिया, आईएएस ने इजाफा कर दिया अल्फाज का, और तुम और आईएएस एक गाड़ी पे चल पड़े। ठीक है सर। अब सर पहली डायग्राम से इंशाल्लाह हर टॉपिक की समरी देंगे, कुछ चीजें ऐसी कर देंगे तो हमें क्लियर हो जाए। सही है सर? तो हमने कहा कि सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए। सर अब हम आते हैं शरारतों पे। हमने कहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की नॉटीनेस भी कुछ होंगी, डिनोमिनेटर की भी कुछ नॉटीनेस होंगी। सर मैं आता हूं पहले बिल्कुल बेसिक बात पे आता हूं। हमने कहा फिलहाल के लिए तुम ये समझो न्यूमरेटर में दो तरह की नॉटीनेस होगी। सर पहली नॉटीनेस होगी, तुमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू
एनसीआई याद है सर? एनसीआई से कोई याद आई? एनसीआई से कौन याद आया? वो कौन था? सर एनसीआई का मतलब यह है कि आपके अलावा जो आपकी सब्सिडरी में कोई और हिस्सेदार होता है, वो याद आ गई आपको, है ना सर? तो हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, है ना सर? फिर आगे आए, अगली चीज क्या है सर? हमने कहा सर इसमें जो दूसरी शरारत है ना, वो हमने कहा रिलेटेड टू है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल वाली, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल। सर ये दूसरी शरारत, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, अभी आऊंगा मैं उनके ऊपर। टेंशन तो लेनी नहीं है भाई, हम हैं तो क्या गम है, सही है सर? हर आंसर अगर नीचे बात करूं ना सर, तो नीचे तो एक से एक शरारती बच्चा है। बेसिक ईपीएस की अगर मैं अभी बात कर रहा हूं सर याद रखिएगा ईपीएस दो तरह की होती है। हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिक ईपीएस की, एंड में डिस्कस करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की। बेसिक ईपीएस समझो नॉर्मल ईपीएस, डाइल्यूटेड क्या है? हमने कहा उन लोगों के लिए जिनके अंदर शरारतें ही उनके लिए। तो हमने कहा सर वेटेड एवरेज शेयर्स के अंदर जो है ना और शरारतें, उसमें पहली शरारत आएगी हमारे पास शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर, शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर, वो शेयर्स जो साल के दौरान इशू होंगे, ठीक है सर? सर दूसरी शरारत क्या है? हमने कहा कि सर बोनस, 55 में सुना था ना बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती थी? रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। वो ईपीएस में आके भी तुम्हें तंग करेंगे, वहां तो बेचारे तंग नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पर तंग करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने कहा राइट इशू। सर राइट इशू क्या होता है? पढ़ा हुआ है हमने, राइट इशू क्या होता है? राइट इशू क्या होता है? फिजिकल क्लासेस में अक्सर सीए फाइनल में ऐसा राइट इशू होता था, है सर? फिजिकल क्लासेस में उसको मैं कहता था राइट इशू ये होता था कि आज आप लोग तो वैसे कैफ में भी रखते हैं, लेकिन फिजिकल सीए फाइनल में होता ये है कि सर आप लोग आते हैं फॉर्म से, अब कोई फर्ग्यूसन में है, कोई जो है जीटी में, कोई बीडीओ में, सब फॉर्म में लेट सिटिंग होती है। एक फॉर्म में लेट सिटिंग नहीं होती, ठंड का माहौल, उसको कहते हैं ईवाई, सही है सर? ईवाई में ठंड का माहौल होता है, वहां की लेट सिटिंग का मतलब होता है 8 बजे। मजाक कर रहा हूँ सर, वहां भी होती है, लेकिन वहां पे एक है ना सर, अब ठंड का माहौल होता था तो हम लोग थे भाई, अब हमारे कुछ दोस्त चले गए ईवाई में, है ना सर? तो हमने कहा उनको हम कहते थे, अब मेरा पक्का दोस्त है, मैं उसको कहता था देख यार तू ईवाई में तू जल्दी आ जाएगा फॉर्म से, मैं फर्ग्यूसन में मुझे आने में देर लगेगा। अब सीए फाइनल में सर खलील की क्लास, माशाल्लाह सर खलील की क्लास में 200 बच्चा, सर मलाई की क्लास में 300 बच्चा, सही है सर? तो ये सीन होता था, उसमें जगह रखना, सही जगह पे मिल जाए ना। तो उसमें एक ईवाई का दोस्त आता था, वो बैठता था और पूरी लाइन को रूडा को रख लेता था, सही है? अब आप कहते थे कि देख तू मेरा दोस्त है पक्का, और मेरा पक्का वाला दोस्त है, तो तेरे बराबर में जो जगह है या जो तूने जगह रोकी उसमें मेरा हक है पहले, है ना सर? यही कॉन्सेप्ट है सर राइट इशू का। कंपनी कहती है यार हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर कंपनी तुम नए शेयर इशू करोगी तो उसमें पहला हक किसका है? हमारा है। तो जैसे दोस्त के पास सीट का हक तेरा है, कंपनी के जो नए शेयर्स का हक किसका है? पुराने शेयर होल्डर्स का, कि पहले नए शेयर उनको मिले, उसको हम कहते हैं राइट इशू। सर फिर और आगे बढ़े, अगली चीज हमने कहा इसको कहते हैं शेयर कंसोलिडेशन। अरे सर कंसोलिडेशन तो हमने अलग टॉपिक पढ़ा है, नहीं नहीं नहीं, कंसोलिडेशन शेयर कंसोलिडेशन है, मतलब 3 को मिला के 1 कर देना। और आखिरी चीज पे अगर मैं आऊंगा तो मैंने कहा सर वो होती है शेयर स्प्लिट। कुल मिला के सर हम ये 5 बातें पढ़ेंगे। छठी कोई बात डिनोमिनेटर में बेसिक ईपीएस में नहीं देखेंगे, और न्यूमिनेटर में सर कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं। सर कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं। डिनोमिनेटर में 5 शरारतें, न्यूमिनेटर। एक और चीज याद रखना, मैं अक्सर कैफ लेवल पे भी ये टिप्स देता हूँ, सीए फाइनल में भी देता हूँ। तुम लोग अक्सर क्या गलती करते हो? चीजों को रिटेन करने में, थ्योरी में स्ट्रगल करते हो। हमेशा याद रखो 5 बातें, 3 बातें, 2 बातें। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मैं केंद्र से निकलूंगा ना, घर पे फोन करूंगा,
मैं पूछूंगा भाई क्या क्या चाहिए, आज वापसी में लेता हुआ हूँ, तो घर वाले बोलेंगे दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, अंडे भी चाहिए, सही है, चिपोटले भी लेते हुए आना, सही है। तो ये तमाम चीजें जब घर वाले करेंगे, मैं दिमाग में रखूंगा कितनी चीजें, 4। अब होगा ये कि दिमाग में 4 चीजें ना बाद में ये भूल जाते हैं, लेकिन कहीं होगा 3 ले ली, एक बाकी वो याद आ जाएगी। यही करना पेपर में भी, सर थ्योरी में भी, इसमें भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल में तो, वरना थ्योरी में तुम्हें खुद करना है। फलानी चीज के अंदर, टॉपिक के अंदर 2 बातें, इसके अंदर 3 बातें, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा इतनी बातें हैं। जब इतनी बातें बैठी हुई होंगी ना सर, तो इंशाल्लाह पेपर में रिकॉल कर लोगे। 4 बातें रिकॉल कर ली, 3 बातें रिकॉल। दूसरी चीज ये करना, थ्योरी में टीचर करे ना करे, तुम्हें जरूर करना है। जो मैं हमेशा एडवाइस, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपने तजुर्बे शेयर करूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा है, सीए फाइनल का पर्चा मेरा 4थी दफा में निकला है ऑडिट का, तो मेरे पास तजुर्बा है फेल कैसे होना है ऑडिट में, वो शेयर करूंगा। तो मैं कहता हूँ एक सबसे बेसिक ब्लंडर जो हम कर किया ना मैंने सर, वो में ये भी होता है कि थ्योरी में फ्लो चार्ट्स नहीं बनाते। फ्लो चार्ट्स की मदद से करो, ऊपर लिख दो 4 बातें हैं, तो वही याद रह जाएंगी यार कि ये 4 बातें। और ये फ्लो चार्ट जो है ना, पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना, बाज दफा आप किसी से मिलते हैं, उसको आप कहते हैं कि यार आपको कहीं देखा है, नाम याद नहीं आ रहा है ना सर, कहीं ना कहीं तो मेरे साथ टीएसए में, एफसी में होता था या होती थी, इसका नाम याद नहीं आ रहा। ये पिक्टोरियल मेमोरी है। और साइंस कहती है मेजॉरिटी ऑफ इंसानों की पिक्टोरियल मेमोरी ज्यादा तेज होती है। तो तुम्हें ना फ्लो चार्ट कहीं ना कहीं पेपर में क्लिक होगा, सर ने इसके नीचे 4 डंडियां निकाली थी या मैंने 5 डंडियां निकाली थी, तो तुम्हारे दिमाग में होगा वो डंडियां तुम्हें याद आ रही होंगी। तो सर इसीलिए थ्योरी में भी फ्लो चार्ट बनाओ, प्रैक्टिकल में भी हम ऐसे ही कोशिश करेंगे फ्लो चार्ट वगैरह की मदद से आपको हेल्प करें। तो सर 2 बातें और कितनी बातें, 5 बातें। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? क्या हम न्यूमरेटर की शरारतों पे आए? आए सर, बढ़ जाए आगे। बताओ ना भाई। चले जी सर, बढ़ जाते हैं आगे। और हमने कहा सर न्यूमरेटर के अंदर कितनी शरारतें हैं? 2 प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का मतलब यह है कि आपने उसमें से माइनस करना है। और सर किसको माइनस करना है? एनसीआई के शेयर को। ये होगा सिर्फ कौन सी ईपीएस में? जल्दी बता दो, ये कौन सी ईपीएस में होगा? एनसीआई किस ईपीएस में आएगा भाई? हमने कहा सर कंसोलिडेटेड ईपीएस में। उसके अलावा क्या आ सकता है? हमने कहा सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके अलावा आ जाए। सही है सर। तो चले सर, अब हम आ रहे हैं और मैं एक फॉर्मूले को, अब मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा अमेंड करता जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है कॉपी कर लिया होगा। तो हम फॉर्मूले को अपने हिसाब से देखें। सर तरीका क्या होगा हमारा ईपीएस में? तरीका क्या होगा? पहले न्यूमरेटर की शरारतों को निपटाएंगे, फिर डिनोमिनेटर के ऊपर आएंगे। पहले न्यूमरेटर को फारिग करेंगे, फिर किसकी तरफ आएंगे? डिनोमिनेटर। तो अब सर मैं इसको मिटाने लगा हूं। और मैंने कहा अब सर जो हमारा ईपीएस का फॉर्मूला चेंज होगा, चेंज इन द सेंस कि मेन फॉर्मूला जो सर वही है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। मैं उसको थोड़ा सा सवाल के हिसाब से फिगर को अमेंड करूंगा फॉर्मूले को। सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मतलब ये है पैट। पैट मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। कंसोलिडेटेड अगर अकाउंट्स होंगे तो सर उसके अंदर होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स। क्लियर है सर? आइए सर इसकी एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल करते हैं। सही है सर? अनस रुक जा मेरा बच्चा, सब समझाऊंगा, टेंशन ना ले। सर ये कंसोलिडेशन के साथ भी आ सकता है, पूरा कंसोलिडेटेड पीएनएल बनवा लिया, बोला बीपीएस भी निकाल दे। अब उसने कहा साथ में तू क्या कर दे? ईपीएस भी निकाल दे। कंसोलिडेशन के साथ भी आ सकता है, देखेंगे इंशाल्लाह उसके साथ भी। सर इसके आने के चांसेस कंसोलिडेशन के साथ ही ज्यादा बनते हैं,
बाकी यहां पर किसी और के साथ नहीं बनते। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं, ये आपके पास मेरा बच्चा पेज नंबर 6 ऑफ हैंडआउट पे आ जाएगा, पेज नंबर 6 ऑफ हैंडआउट पे आ जाएगा। सही है सर, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है और उस पे भी हमने कहा पार्टनर लिमिटेड हमने कहा। अब सुनिएगा सर, इसी सवाल में जो ना मैं उसमें आऊंगा। पार्टनर लिमिटेड आप पेरेंट कंपनी में टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना 200 मिलियन, ऑफ विच 300 मिलियन इज एट्रीब्यूटेबल टू NCI and preference dividend payable to preference shareholder is 5 million। यहां पर मैं चाहूंगा आप अपने पास एक चीज नोट कर लें इस सवाल में अभी, क्योंकि अगले सवाल में हम इसको जरा चेंज करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी, यहां पे एक चीज नोट कर लें, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। रजिस्टर में कहीं नोट कर लें, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटी। फिर कह रहा है वेटेड एवरेज शेयर्स ऑफ पार्टनर लिमिटेड आपको गिवन है 1 मिलियन। अब बड़े गौर से सुनना सर, सवाल आप सबके सामने है, 1 सेकंड दे रहा हूं खुद से पढ़ लें, सिर्फ 1 सेकंड दे रहा हूं खुद से पढ़ लें। चलें सर, अब सुनिएगा मेरा बच्चा, बहुत गौर से सुनिएगा भाई, सुनिएगा। हमने कहा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 200 मिलियन, एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई कितना था 30 मिलियन। सर इसने कहा जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना उनको मैंने क्लासिफाई किया हुआ है क्या, लायबिलिटी। क्या क्लासिफाई किया हुआ है सर? अगर प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी हैं तो आपको कहीं याद है, कहीं रेशियोज में आपने पढ़ा हो FAR 1 में कि सर अगर प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी क्लासिफाई होते हैं तो उनका डिविडेंड क्या होता है? इंटरेस्ट। उनका डिविडेंड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो हमने कहा सर उनका डिविडेंड इंटरेस्ट होता है, तो अगर सर प्रेफरेंस शेयर्स का जो 5 मिलियन का डिविडेंड इसने कहा इंटरेस्ट है चल रहा, तो क्या वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, है ना सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आने से पहले वो फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बन के ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। तो आप 200 मिलियन में से माइनस करेंगे कितना? 30 मिलियन। आपने कहा सर ये आपके पास आ गया 170 मिलियन, शेयर्स कितने थे 1 मिलियन के, तो आपकी ईपीएस कितनी आ गई 170 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, मिलियन से बिलियन गया, हमने कहा 170 रुपए की ईपीएस। सर एक शेयर की हमने कहा ईपीएस कितनी आ गई 170। इतना इजी है सर ईपीएस जी। चंदा आपको इंशाल्लाह इतना ही इजी बताएंगे, आप टेंशन ना लें। तो सर क्लियर है कि एनसीआई का शेयर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। जल्दी से कॉपी करें। एनसीआई को रिकॉल कर देंगे सर, एनसीआई होती है सब्सिडरी है रामील, हमने कहा सर सब्सिडरी है, सब्सिडरी के जो है 9 आप समझे कि 90% शेयर्स आपके पास है, 10% किसी और के पास है, तो वो जो 10% है वो सर एनसीआई है। इसको एनसीआई भी कहते हैं, इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहते हैं। सर बेफिक्र हो जाएं, कंसोलिडेशन तो सर हमने कहा यहाँ पर मेन है। अब आप ये समझें कि हमारे सिलेबस का तकरीबन टोटल और ओवरऑल टाइम का पूरा कंसोलिडेशन अगर हम करेंगे ना इंशाल्लाह, क्लास में ही करेंगे और चीजों को, सर ये समझें तकरीबन ओवरऑल टाइम का 20% टाइम कंसोलिडेशन पे जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बगैर सर गुजारा ही नहीं है। ठीक है सर, चलें अब आगे बढ़ता हूं मेरा बच्चा। अब हम बढ़ेंगे आगे सर, और मैं आपको माजी में ले जाऊंगा। जब आपने रेशियोज में पढ़ा होगा कहीं कि सर प्रेफरेंस शेयर्स कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, बताएंगे बाय डिफॉल्ट आप किस तरह के शेयर्स समझेंगे। चले मेरा बच्चा, हमने कहा इसको मिटा रहे हैं, अब हमें पूरा बोर्ड चाहिए होगा, तो हमने कहा कि सर प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 2 तरह के होंगे,
एक को हम प्यार से कहेंगे रिडीमेबल, इसको मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएं। दूसरे को प्यार से कहेंगे इररिडीमेबल, एक को कहेंगे रिडीमेबल, दूसरे को कहेंगे इररिडीमेबल। सर रिडीमेबल का मतलब क्या है? रिडीमेबल का मतलब है ये लायबिलिटी होंगे, ये क्या होंगे? लायबिलिटी होंगे आईएफआरएस 9 के हिसाब से। आईएफआरएस 9 जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आएगा, नहीं है कोई मसला नहीं सर, जनाब बिजनेस मॉडल कैश और कैश फ्लो टेस्ट। आईएफआरएस 9 यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, लायबिलिटी होंगे, इनके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो नाम का डिविडेंड है, एक्चुअल में वो इंटरेस्ट होगा। एक्चुअल में वो क्या होगा? इंटरेस्ट। हमने कहा सर इनकी ईपीएस इंप्लीकेशंस क्या होंगी? इनकी ईपीएस इंप्लीकेशंस क्या होंगी? हमने कहा नो ईपीएस इंप्लीकेशंस, कोई ईपीएस इंप्लीकेशंस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? ऑलरेडी सबट्रैक्टेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही है। यहां पर आते हैं लायबिलिटी पे, आते हैं उस पे इररिडीमेबल पे, इसको हम क्लासिफाई करते हैं सर इक्विटी। इसके ऊपर भी आईएफआरएस 9 अप्लाई होता है ना सर? इसके ऊपर भी क्या अप्लाई होता है? आईएफआरएस 9। इसका जो डिविडेंड है वो वाकई ही में डिविडेंड है, इसका जो डिविडेंड है वो वाकई ही में डिविडेंड है। और हमने कहा सर इसकी ईपीएस इंप्लीकेशंस क्या हैं? हमने कहा सर, तो हमने कहा इसके बारे में, हमने कहा इसको हम करेंगे सबट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सर क्या मतलब? अभी बताता हूं, कॉपी करें जल्दी से सर। मुसन्ना शेख इंशाल्लाह मेरा बच्चा तकरीबन करेंगे 8:45 तक एंड, टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे। क्या बच्चों बोल्ड और आवाज और सब क्लियर है? तो जल्दी से कह दो सीसी। सर हमारा रूल होगा, आप लिखेंगे सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो, सीसी का मतलब क्या होता है? वहां बताऊंगा, पता कैसे चलेगा रिडीमेबल है इनरिडीमेबल है? मैं अभी बताऊंगा। टेंशन क्यों लेता है यार? चले सर बढ़ जाओ आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। बढ़ जाऊं आगे। चले सर, हमने कहा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए सर क्या करेंगे? आगे बढ़ते हुए हमने कहा इररिडीमेबल की बात करते हैं। सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं सर वो शेयर्स, देखो रिडीमेबल क्या होते हैं आप सुनना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपने बचपन में पढ़ा हो सर, ये वो शेयर्स होते हैं कि हम कंपनी से जो है, हम कंपनी को पैसे देते हैं। मैं अगर शेयर होल्डर हूँ, प्रेफरेंस शेयर में कंपनी को पैसे देता हूँ, एक इसका टाइम पीरियड होता है 5 साल 10 साल, और कंपनी मुझे इसके ऊपर हर साल डिविडेंड देती है रिडीमेबल में, जो कि इंटरेस्ट होता है हर साल मिलता है। और एक वक्त आता है कि कंपनी मुझसे शेयर वापस लेके पैसे दे देती है, इसको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम हो गए। इररिडीमेबल पता है क्या होते हैं सर? इररिडीमेबल होते हैं जिसमें हमने कहा कि सर कंपनी जो है हमें
शेयर्स देती है, हम कंपनी को पैसे देते हैं, फिर कंपनी कहती है देख भाई इन शेयर्स के तुझे पैसे कभी भी हमसे वापस नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा किससे मिलेंगे? कंपनी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन होंगे आगे जाके, या तो इस शेयर्स को तू चाह तो हमारे साथ एक पर्टिकुलर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद इन शेयर्स को तू कन्वर्ट कर दे ऑर्डिनरी शेयर्स में। किसमें कन्वर्ट कर दे? ऑर्डिनरी शेयर्स में। इन शेयर्स को हमने कहा ठीक है, गुड हो गया। या कंपनी दूसरा ऑप्शन हमें देगी, वो हमें ऑप्शन ये देगी, कंपनी कहेगी कि यार ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करना है तो तुम मार्केट में भी ये शेयर्स ट्रेड होते हैं वहां पर बेच दो, हमारे पास नहीं आना इनके पैसे वापस लेने। हमारे पास आओगे तो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देंगे, या आपको हम बोलेंगे किसी और को बेच दो, हम पैसे नहीं देंगे। ये होते हैं इररिडीमेबल। अब सर पेपर में वो लिखेगा कि रिडीमेबल? हाँ वो लिखेगा, तुम्हें बताएगा या इशारा देगा कि ये रिडीमेबल नेचर के हैं या इररिडीमेबल। सर सपोज करें, वैसे अब ऐसा होगा नहीं, सपोज करें एग्जामिनर भैया ने नहीं बताया, भूल गए पेपर में देना, रिव्यूअर ने रिव्यू किया, आपको पता है आपका पेपर बनता है फिर रिव्यू होता है, वो भी भूल गया रिव्यू करना। तो हमने कहा सर बाय डिफॉल्ट अगर खामोश है एग्जामिनर तो बाय डिफॉल्ट कौन से शेयर्स होंगे सर? हमने कहा इररिडीमेबल। बाय डिफॉल्ट जो होंगे वो होंगे इररिडीमेबल। कुछ नहीं पता तुम क्या करोगे? इररिडीमेबल कहकर निकल जाओगे। क्या हम क्लियर हैं? रिडीमेबल की भी मार्केट होती है लेकिन हमने कहा कि मुश्किल है। जी बेहजाद 2 से 3 आ जाए सर, हम आगे आ रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं सर, क्लियर है? अब हमने कहा सर ये तो हमने शायद लॉ में भी पढ़ा हुआ था। कितने लोगों ने लॉ में पढ़ा हुआ है? कितने लोगों ने लॉ में पढ़ा हुआ है सर? हमने कहा ये आपने लॉ में पढ़ा हुआ है ना सर? लेकिन सर इसमें एक और भी शरारत है, इसके अंदर एक और भी शरारत है सर। वो क्या शरारत है आए बताता हूं सर। इररिडीमेबल भी जो है ना 2 तरह के होते हैं। इररिडीमेबल शेयर जो है ना हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फिर इनके सवालात देखते हैं। सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं, और वो 2 तरह के कौन से होते हैं यूजुअली? हमने कहा सर इररिडीमेबल शेयर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। सर एक होता है बदमाश तो एक होता है शरीफ। मैं एग्जांपल देता हूं, हम यूनिलीवर में थे ना सर, तो यूनिलीवर में एक वर्ड यूज होता था यूनिलीवर मसल। उसका मतलब ये होता था कि सप्लायर को एम्प्लॉइज को मसल दो। सही है सर? उसका मतलब क्या होता था? सप्लायर्स को और एम्प्लॉइज को क्या करो? मसल दो। मसल इन द सेंस बोलते थे आप देखो आप में से अगर इंशाल्लाह किसी की यूनिलीवर में जॉब हो जाएगी, सबसे पहला बेनिफिट होगा उसको शादी में। खानदान मतलब आप देखेंगे यार आप यूनिलीवर में लड़का है। मुझे खुद याद है जब मेरी यूनिलीवर में जॉब थी उसी टाइम पे मेरी शादी हुई, और हम जितने भी दोस्त उस टाइम पे यूनिलीवर थे ना हम सबने कहा था यूनिलीवर छोड़नी तो है। सीएस के लिए शायद बहुत अच्छी जगह नहीं है वो। क्यों नहीं है सर? सीएस के लिए पॉलिटिक्स बहुत है यार। मतलब आप ये समझे कट थ्रोट पॉलिटिक्स है, आप सोच नहीं सकते। आपका दोस्त आपके बराबर में बैठा होगा, आपसे बातें करेगा, सब कुछ करेगा, आपका आइडिया चोरी करके आगे अपने नाम से पेश कर देगा, और वहां पे लड़ाना है। मैनेजमेंट लड़ाती है, मैनेजमेंट कहती है हसान तुम्हें पता है यार तुम बिल्कुल अच्छा काम नहीं करे, जो फलाना बंदा है ना ये सुभान है, सुभान बहुत अच्छा काम करता है, बस इस दफा का प्रमोशन तो ऐसा है, इसकी क्या है तुम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और सुभान को बुला के कहेगी सुभान बढ़िया है तुम बहुत अच्छा, और तुम बिल्कुल बेकार काम करो, हसान का काम बढ़िया है। अब सुभान और हसान के आपस में लड़ गई। सही सर? तो ये सीन है। तो सर यूनिलीवर का एक माहौल अलग है, सब कुछ अलग है। सही है? तो यूनिलीवर सर क्या करती है? एम्प्लॉइज को मसलती है, लेकिन वहां पे लेने का फायदा होता है शादी कर लो यूनिलीवर में रहते हुए, यूनिलीवर का नाम यूज करते हुए अगली अच्छी जंप पे चले जाओ। सही है? ये एक फायदे होते हैं। उनको पता है यार सप्लायर कहता है अगर यूनिलीवर के साथ मेरा नाम जुड़ गया तो मुझे क्या फायदा है कि सर मेरी प्रोफाइल में यूनिलीवर है। आप खुद सोचें आपके ऑडिट फॉर्म में आप यूनिलीवर का ऑडिट करते हो, सारे ये जो ट्रेनीज है ना आजकल पागल है। एक हमने का बड़ी बड़ी फर्म एक तरफ है, और हमने का एक फर्म है अल्लाह बचाओ कंपनी यूनिलीवर ने कह दिया हमें तो इन्हीं से ऑडिट करा दे, हमारा ऑडिट भी यही करेंगे, टैक्स का काम भी यही करेंगे, छोटे मोटे असाइनमेंट भी यही करेंगे। तो उस फर्म वो फर्म बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती है यूनिलीवर के नाम पे, है ना सर? तो ये नाम का कमाल होता है। तो जब ऐसी कंपनियां होती है ना
तो वो अपना नाम यूज करती है, उनको पता होता है कि हमारा नाम है ना सर। तो आपने सुना है ना सर कि हुस्न के साथ नखरे आ भी जाते हैं, है ना सर। तो हमने कहा, तो सर ये वही एग्जांपल है यूनिलिवर। आपने कहा सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब तो यही होता है कि यार आपको डिविडेंड मिलना चाहिए। तो सर यहाँ पर क्या ऐसा होता है, नॉन क्यूमुलेटिव से लग रहा है कि शायद कभी डिविडेंड ना मिले? हाँ, यूनिलीवर जैसी कंपनी जिसारत कर सकती है, कहेगी तुझे दे प्रेफरेंस शेयर्स ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुझे डिविडेंड हर साल दे। देखो अब सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स होता है 10%, 5%, लेकिन जरूरी नहीं है ये हर साल दें। हो सकता है हर साल दें, हो सकता है हर साल। तो हमने कहा सर यहीं पे इररिडीमेबल शेयर्स की, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की दो क्लासिफिकेशंस हुई। पहली हुई क्यूमुलेटिव ते दूसरी हुई नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है डिविडेंड will be paid for each year irrespective of declaration। कॉपी करेंगे। आपने कहा क्यूमुलेटिव का मतलब है डिविडेंड हम पे करेंगे हर साल का इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन, चाहे डिक्लेयर हो या ना हो। हमने कहा ईपीएस इंप्लीकेशंस, इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलवेज। हमेशा क्या करोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है सर। नॉन क्यूमुलेटिव पे आते हैं। डिविडेंड विल बी पेड ओनली इफ डिक्लेयर्ड। Dividend will be paid only if declared. EPS implications. Subtract from profit after tax only if declared. अगर तो डिक्लेयर हुआ है तो ही माइनस करना है, वरना माइनस नहीं करना है। क्लियर है बच्चा? जी बेजाद, क्लियर है? आवाज आ रही है? रीड कर देता हूं। हमने कहा सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमने कहा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड विल बी पेड फॉर ईच ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन। हर साल का डिविडेंड मिलेगा चाहे कंपनी डिक्लेयर करे ना करे। इस पे मजीद बात करता हूं। ईपीएस इंप्लीकेशन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलवेज, हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करना है। नॉन क्यूमुलेटिव पे आते हैं। डिविडेंड विल बी पेड ओनली इफ declared। हमने कहा dividend will be paid, dividend will be paid only if declared। EPS implications क्या है? subtract from profit after tax only if declared। declared नहीं होगा तो हमने कहा subtract भी नहीं करेंगे। चले सर, बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे। सर इसके ऊपर बात करता हूं थोड़ी। सर आपने कहा कि यहाँ पर डिविडेंड जरूरी है हर साल डिक्लेयर मिलेगा। जी सर, हमने कहा बिल्कुल जरूरी है हर साल मिलेगा। तो सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, कभी कंपनी के पास हो सकता है कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हो सकता है ना भाई, कभी कंपनी के पास कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हो। तो सर अगर कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं, तो भी क्या कंपनी डिविडेंड देगी? हो सकता है कैश फ्लो के प्रॉब्लम हो तो कंपनी उस साल डिविडेंड ना दे, लेकिन अगले साल 2 सालों का दे, पिछले साल का भी और करंट ईयर का भी। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये नहीं कि हर दफा डिविडेंड पे होगा। हो सकता है
कि इस साल पे ना करें लेकिन अगले साल 2 सालों का पे करना है। सर नॉन क्यूमुलेटिव पे आते हैं, अगर कंपनी ने इसमें डिक्लेयर नहीं किया तो पे नहीं करेगी। नहीं सर, हमने कहा अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया तो बेटा पे भी नहीं करेगी। क्या हम क्लियर हैं? तो बोलो यस सर, सीसी लिखो भाई यहां तक, क्योंकि अब हम सवाल की तरफ जा रहे हैं। सब लिखें सर, आपका लिखना हमारा पढ़ना, यूं ही है क्लास का आगे बढ़ना। चले सर आगे बढ़ता हूं मेरा चंदा, आगे बढ़ते हैं सर। अब एक सवाल की तरफ आ रहे हैं। हर सवाल में ना आपकी थोड़ा दिमाग खुलवाऊंगा। देखो मेरा कोशिश होगी कि तुम लोगों का इंशाल्लाह दिमाग खुले, लॉजिकली थिंकिंग तुम लोग भी करो, ताकि इंशाल्लाह जो है उससे एक बेनिफिट मिले तुम लोगों को। वैसे सर कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आपकी कॉमन करवाएं। आए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं। ये बेसिक बेसिक सर सवालात हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएं, और एक दफा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो फिर तो हमने कहा सर दुनिया आपकी है ना सर। चले सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, entity G made profit after tax of rupees 3.5 million. Of these, rupees 3 million was from continuing operations and 5 lakh from discontinued operations. If paid ordinary dividend, it paid ordinary dividends of 1,50,000 and preference dividends of 60. Preference shares were correctly classified as equity in accordance with IS 32. Entity G had 1 million ordinary shares in issue throughout the year. मेरा बच्चा चाहूंगा इस सवाल को एक दफा आप खुद से पढ़ लें पहले, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। जल्दी से पढ़ लें। मंडे ट्यूसडे को आ सकती है अब्दुल्ला जी। हमने कहा चाहूंगा इस सवाल को आप एक दफा खुद से पढ़ें, फिर हम इसको करेंगे सॉल्व बोर्ड पे, टेंशन ना करें। हमने कहा सर आप लोग घबराएं नहीं। घबराहट के ऊपर भी एक शेर याद आ गया, सुना दो, चलो बाद में सुनाएंगे, फिर कभी सर शेर सुनेंगे हम बढ़ रहे हैं अभी आगे। पढ़ लिया खुद से, बढ़ जाएं आगे। चलें सर सुना ही देते हैं, आवाम कह रही है सुना दें तो सर सुना देते हैं। अगर तुम हो साथ तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो साथ तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है ये कोई बरसात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है ये कोई बरसात थोड़ी है, ये राह इश्क है यहाँ संभल कर चलना, ये राह इश्क है यहाँ संभल कर चलना, क्योंकि इश्क करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। चले सर आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा इस सवाल को सही करना भी हर किसी के बस की बात थोड़ी है। अभी आ रहा हूं तैयबा बेटा, टेंशन ना लें। सर इस सवाल में सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड। सर ये क्या बवाल है? इसका ताल्लुक वैसे है IFRS 5 से, वो इंशाल्लाह देखेंगे। सर EPS में बस ये डिस्क्लोजर की हद तक है। सर सुनिएगा, यूनिलीवर है भाई, यूनिलीवर के हमने कहा डिफरेंट ब्रांड है इस वक्त पाकिस्तान में, कुल मिला के वैसे टोटल दुनिया भर में शायद 41 के ज्यादा ब्रांड हो चुके हैं, पाकिस्तान में कुछ वो 23 ब्रांड के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। सही है। यूनिलीवर ने कहा भाई अभी कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के आने की वजह से आवाम चली गई जर्म्स प्रोटेक्शन पे। यूनिलीवर ने कहा हमारे 2 साबुन लक्स और लाइफ बॉय। आवाम ने कहा लक्स नहीं चाहिए अब भाई, खूबसूरती भाड़ में जाए, पहले जर्म्स प्रोटेक्शन जरूरी है। खूबसूरती के लिए हम कुछ और कर लेंगे, हम जो है जर्म्स प्रोडक्शन अब जाएंगे। तब यूनिलीवर ने कहा लक्स की डिमांड खत्म, लक्स को कर देते हैं बंद। अब लक्स को जब यूनिलीवर ने बंद करने का फैसला किया तो सर यूनिलीवर ने लक्स को बंद करने का फैसला
किया साल के दरमियान में, सपोज करें यूनिलीवर ने अगस्त में किया, सही है सर। अब सर IFRS 5 एक IAS है, वो कहता है आप पे लाजिम करता है कि कोई ऐसा ऑपरेशन जो आप साल के दौरान बंद कर देना उसका प्रॉफिट अलग से करके बता दें शेयर होल्डर को, ताकि पता चल जाए कि भाई इतना प्रॉफिट अगले साल से नहीं होगा, टाटा बाय बाय, सही है सर। उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अगर यूनिलीवर 2020 में सपोज करो लक्स को बंद करती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएगी कि लक्स तुम्हारा खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, सही है सर। तो हमने कहा अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे सर, हम सवाल करेंगे। जब तक मैं ना कहूं प्लीज कॉपी कोई नहीं करना। यकीन मानो आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा, इसके बाद क्लास ऑफ है, सही है सर। आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा, इसके बाद क्लास ऑफ है। इररिडीमेबल इक्विटी होते हैं, इनका डिविडेंड हम माइनस करते हैं, सही है सर। अच्छा सर, इन दोनों में अगर नहीं बताए कौन सा है, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, तो बाय डिफॉल्ट असम्पशन क्या जाएगी, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, जल्दी बताओ। हमने कहा सर बाय डिफॉल्ट असम्पशन क्या जाएगी, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। अगर हमें नहीं बता रहा तो हमने कहा डिफॉल्ट असम्पशन लेकर जाएंगे क्यूमुलेटिव, डिफॉल्ट असम्पशन, क्योंकि हमने कहा यूजुअली सर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता ही है हर साल ना, यूनिलीवर जैसे बदमाश बहुत कम होते हैं, तो हमने कहा डिफॉल्ट असम्पशन जाएगी क्यूमुलेटिव, ठीक है सर। चले जी, अब ये मिटा रहा हूं। अब सर सुनिएगा, इस सवाल के अंदर जो है ना, इस सवाल के अंदर ईपीएस का बेसिक डिस्क्लोजर भी छुपा हुआ है और पासिंग मार्क्स अप्रोच का गुण भी छुपा हुआ है। सर जब भी ईपीएस का सवाल आए ना, तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आएंगी, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, और दूसरी चीज वेटेड एवरेज शेयर्स। पासिंग मार्क्स अप्रोच, पासिंग मार्क्स कौन दिलाएगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। पासिंग मार्क्स कौन दिलाएगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो हमने कहा कि सर हम आए और हमने कहा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कॉपी कोई नहीं करना जब तक मैं ना कहूं। सर ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि आप ईपीएस निकालें तो इसको अगर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड हो उसमें अलग अलग शो करेंगे, ठीक है सर। सर क्यों डिस्क्लोजर, क्यों ऐसा कहता है, कहता है ताकि शेयर होल्डर को बता दो कि जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की ईपीएस आएगी अगले साल वो तो लाजमी है, डिसकंटिन्यू की लाजमी वो तो खत्म हो रहा है, वो सिर्फ इतनी ईपीएस इसी साल की थी। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, सबकी तवज्जो बोर्ड पे, कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज जब तक मैं ना कहूं, पूरा टाइम मिलेगा, आप सिर्फ सवाल को देखें और मेरा साथ दें, सिर्फ सवाल को देखें और मेरा साथ दें। हमने कहा सर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और टोटल। अब सब देखें, हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, हमने कहा भाई इसका था 3 मिलियन, इसका था 5 लाख, ऐसा ये टोटल कितना था 3.5। सवाल के लिहाज से तो सर इतना ही था, बिल्कुल इतना ही था सवाल के लिहाज से। चलें सर आगे बढ़े, फिर क्या था सर, हमने कहा 3.53 मिलियन था और 5 लाख था, कंटिन्यूइंग से 3 मिलियन था और डिसकंटिन्यूड से कितना था भाई 5 लाख। फिर आगे आते हैं, सर ये कह रहा है इसने ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया है, कितने का ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया है, 1,50,000 का। सर मुझे एक बात बताएं, सर ऑर्डिनरी डिविडेंड का कुछ ईपीएस में करेंगे क्या, ऑर्डिनरी डिविडेंड का कुछ ईपीएस में करेंगे क्या, बताओ भाई, दिमाग चलाओ, कॉमन सेंस। ऑर्डिनरी डिविडेंड का कुछ होगा क्या, या इग्नोर करेंगे जैसे तुम्हें लोग करते हैं दुनिया में, सर इग्नोर करेंगे, ऑर्डिनरी डिविडेंड को तो इग्नोर करेंगे, पैट से माइनस नहीं करेंगे तहा चंदा। क्यों सर, ऑर्डिनरी डिविडेंड ये तो ऑर्डिनरी वालों को ही जा रहा है ना,
उन्हीं का हिस्सा है तो प्रॉफिट भी उन्हीं का हिस्सा है, तो क्यों माइनस करें? ऑर्डिनरी डिविडेंड तो इसी में से जा रहा है, उसको तो माइनस नहीं करना है ना सर। तो लर्निंग आउटकम लिख लो, इसका पहला लर्निंग आउटकम इसी पॉइंट का अपने पास हैंड आउट तुम लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे केएनएस से। इसका सर पहला लर्निंग आउटकम लिख लो। पहला लर्निंग आउटकम, ignore ordinary dividend for EPS, ignore ordinary dividend for EPS, ordinary dividend को ignore मारना है for EPS, ठीक है सर, ignore ordinary dividend for EPS। आपने कहा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 मिलियन 5 लाख। अब सुनना सर, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से क्लासिफाइड हुए हैं जल्दी बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से है मेरा चंदा? हमने कहा सर प्रेफरेंस शेयर, इसने कहा इक्विटी है, अगर इक्विटी है तो इनका डिविडेंड। सर अब सुनना, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स की पहली एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड की एंट्री क्या बनेगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल, जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर की बनती है। तो सर हमने कहा जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी वाले होते हैं ना, उनको पहले शेयर मिलता है, उसके बाद जो बचता है ना वो किसको मिलता है? ऑर्डिनरी को। क्या कहा मैंने? रिपीट करता हूं, जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी वाले होते हैं उनको पहले डिविडेंड मिलता है और फिर जो बचता है वो किसको मिलता है? ऑर्डिनरी वाले को। मानते हो इस बात को, है ना सर? अब कॉमन सेंस का सवाल, कॉमन सेंस का सवाल है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? कितना था भाई प्रेफरेंस डिविडेंड, जल्दी बताओ। सवाल में गिवन है 65,000। अब मेरा मासूमाना सवाल है सर, 65,000 दोनों में से माइनस करूं, 60 मतलब कंटिन्यूइंग की मैंने कहा रिक्वायरमेंट अलग से बताओ, डिसकंटिन्यूइंग की अलग से बताओ। आईएएस कहता है कंटिन्यूइंग की अलग से क्यों बताओ? शेयर होल्डर को वाजे कर दो कि भाई अगले साल यही है, ये नहीं है अगले साल, तो इसकी जो ईपीएस आ रही है उसको तू अभी आखिरी दफा देख ले, अगले साल उम्मीद नहीं कर। मेरा सवाल, इस 65,000 को यहां से भी माइनस करूंगा, यहां से भी माइनस करूंगा, या सर सिर्फ यहां से माइनस करूंगा, या मैंने कहा इसमें से नहीं करूंगा, सिर्फ यहां से करूंगा? बता दो, दोनों में से माइनस करूं? कितने लोग कह रहे हैं दोनों में से माइनस करेंगे? कौन है वो लोग जो कह रहे हैं दोनों में से माइनस होगा? कितने लोग कह रहे हैं दोनों में से होगा? कितने लोग कह रहे हैं सर, सर लोग कह रहे हैं सर दोनों में से होगा? 3-4 लोग कह रहे हैं सर। कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ कंटिन्यूइंग में से होगा? कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ कंटिन्यूइंग में से होगा? जल्दी बताएं, कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ कंटिन्यूइंग में से होगा? ये पार्टी थोड़ी सी ज्यादा है, ये पार्टी थोड़ी सी ज्यादा है। हमने कहा कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ डिसकंटिन्यूड में से होगा? जो लोग कह रहे हैं सिर्फ डिसकंटिन्यूड में से होगा, कोई भी नहीं कह रहा। अगर कोई कहता तो उसके घर पे कौन आता? एग्जामिनर, और उसको बताता बेटा कि डिसकंटिन्यूड में से नहीं होगा। सर सुनिएगा, सिर्फ कंटिन्यूइंग में से होगा। सर लॉजिक बताएं, लॉजिक बताएं तो लॉजिक से ही सर समझेंगे। लॉजिक ये है, उसने कहा ये तो वैसे ही चाह रहे हैं, अगली दफा ये नहीं होगा लेकिन अगली दफा भी प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, तो आज शेयर होल्डर को सही पिक्चर दे कि भाई अगली दफा इसका प्रॉफिट नहीं होगा, इसी का प्रॉफिट होगा कंटिन्यूइंग का, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी सिर्फ और सिर्फ होंगे तो वो इसी में से माइनस होंगे। तो आज ही उसको सही पिक्चर बता, प्रेफरेंस डिविडेंड का इंपैक्ट डिसकंटिन्यूड पर नहीं लेकर जा। सही है सर? तो हमने कहा सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना आ गया? 2 फिगर्स चाहिए होती है ईपीएस में। हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितना आ गया? हमने कहा सर ये आ गया 2,935,000। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का 5 लाख ही अपनी जगह था, और हमने कहा 3,435,000 ऐसा ही है सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और हमने कहा कि सर वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हैं? वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हैं जल्दी बता दो। हमने कहा सर पहला सवाल है, हमने इसमें कोई शरारत अभी नहीं रखी, पहले हम न्यूमरेटर की शरारतों को निकालेंगे। हमने कहा सर 1 मिलियन वेटेड एवरेज शेयर्स थे हमारे पास, कंपनी के पास ओवरऑल। तो हमने कहा सर 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स,
1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अगर हम ईपीएस निकालें, इसको मैं कह दूं ए, इसको कह दूं बी, तो ईपीएस आ गई ए डिवाइडेड बाई बी 2.935, इसकी आ गई 0.5 और ओवरऑल आ गई 3.435। तो ईपीएस सर 2.935, 0.5 और 3.435। क्या हम क्लियर है? अगर क्लियर है तो हमने कहा लिखें सीसी और कॉपी करें मेरा चंदा। क्लियर है तो सीसी लिखेंगे और कॉपी करेंगे बच्चा। सर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड को फिर से मैं करते हैं क्या कर सर? एक सवाल और भी आया है। ईपीएस की वैल्यू सर, हम जो ईपीएस की वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेंगे, ये पीएनएल पे सबसे एंड में आती है, वो 2.935 आएगी और 0.5 दोनों आएगी। लिखेंगे ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड। सर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड को फिर से एक दफा बता दें। सर यूनिलीवर के 23 ब्रांड है, यूनिलीवर ने कहा साल के दौरान अगस्त के अंदर लक्ष्य को बंद कर दें, तो हमने कहा हमारे पास एक और आईएफ है जिसको कहते हैं आईएफआरएस 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो कहता है यार जिस ब्रांड को, जिस भी अपनी प्रोडक्ट लाइन को तुम साल के दौरान जिस ऑपरेशंस को बंद कर रहे हो, उसका साल का प्रॉफिट शेयर होल्डर को अलग से बताओ, ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू का तकाजा है, उसको पता चल जाए कि ये वाला प्रॉफिट अगले साल नहीं होगा। इसीलिए उसने ईपीएस के डिस्क्लोजर में मैंडेटरी किया कि डिसकंटिन्यूड की ईपीएस अलग से बताओ शेयर होल्डर को, ताकि पता चल जाए कि अगले साल डिसकंटिन्यूड की ईपीएस नहीं होगी, सिर्फ ईपीएस ये होगी। इसको नजर में रखे, ये इस साल है, अगले साल खुदा हाफिज होगा इसका। सर वेटेड एवरेज शेयर्स, हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स हैं और इनकी शरारत, वेटेड एवरेज शेयर्स का मतलब क्या है, इसकी शरारतें इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। सर ये तो हम देखेंगे सर कल, अभी आज की क्लास में और कुछ है? यस सर बहुत कुछ है, रुक जाएं, वो है ना, रुको जरा सबर करो। सर हाउ डज दिस एलोबोरेट्स कंपनीज परफॉर्मेंस, ईपीएस से कैसे पता चलेगा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो सुनिएगा मेरा बच्चा, ईपीएस से ऐसे पता चलेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सर आप इंडस्ट्री में यूनिलीवर, पीएनजी, जितनी मिलती जुलती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, हर कंपनी की ईपीएस कंपेयर करते हैं, जिसकी ईपीएस अच्छी है मतलब उसका प्रॉफिट ज्यादा है, पर शेयर पे वो ज्यादा जो है कमा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वहां पे हेल्प होती है। सही है सर। ईपीएस 2 सालों की, करंट ईयर पिछले साल की कंपेयर करें, अगर कंपनी के पिछले साल में ईपीएस बढ़ रही है तो सर सबसे पहले शेयर होल्डर देखता है ईपीएस है। तुम लोग इंशाल्लाह, जिसने सवाल पूछा है वो बच्चा भी मेमन है, तो हमने कहा मेमन हजरात याद रखें, मेरे खानदान में मेरे कुछ खालू और कुछ जो है रिश्तेदार हैं, वो स्टॉक मार्केट के मतलब कीड़े हैं, समझ रहे हैं, गुरु हैं, हर वक्त घुसे रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में। उनको पता चला कि लड़का फर्ग्यूसन में है ना, उन्होंने मुझे बुला बुला के पूछना शुरू कर दिया कौन से क्लाइंट पे, मैंने कहा अटक सीमेंट पे, ईपीएस कितनी अच्छी रही है, ईपीएस कितनी आ रही है। सही है सर। तो लोग ये पूछते हैं, नहीं सर मैं बता दूं, मैं बोला था मुझे पता ही नहीं है, झूठ बोलने का यार, मैं बता दूंगा आपको, होता है भी चीजें फाइनल होंगी, आप गलत तो कुछ हो जाएगा। सर ये कभी भी नहीं बताना। मजा ये है कि आर्टिकल सर पिछले दिनों सितारा ग्रुप के साथ केपीएमजी ऑडिटर का एक वाकया हुआ, सितारा ग्रुप ने मटेरियल इंफॉर्मेशन दी स्टॉक एक्सचेंज पे कि केपीएमजी के ऑडिटर बच्चे के लैपटॉप से जो स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है ईपीएस का, वो हमारा नहीं है, उस बच्चे का पता नहीं क्या हुआ, शायद निकाल ही दिया होगा। सर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अगर साबित हो गई ना तुमसे आउट हुई है, तो तुम्हारे आर्टिकल्स खत्म है, किसी को नहीं बताना भाई, एथिकली भी तुम पे किसी को नहीं बताओ। सही है सर। अगर फर्म में साबित हो गया ना भाई तू था उसके पीछे, तो हमने कहा, और सर खुद शेयर खरीद सकता हूँ, खुद भी नहीं करो, खुद भी नहीं करो, क्या करो सर, किसी रिश्तेदार भाई दूर के, बल्कि भाई को भाई भी फंस सकता है, चाचा माए दोस्त को कर दो। सही है सर। के इलेक्ट्रिक में हम थे ना, हमें तो नहीं पता था, बड़े शॉर्ट्स होते थे के इलेक्ट्रिक में उस टाइम पे, वो करते ही ये थे यार, जैसे ही कोई इंटरनल न्यूज होती थी ना हमें पता होता था कंपनी में, हम खुद उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करते थे, हम देखते हैं एकदम से मार्केट में शेयर्स हो गए, तो फिर हमें कुछ लिंक्स के थ्रू पता चला कि फलाने बंदे ने अपने फुप्पो के लड़के को या ताए के लड़के को बताया, वो ताए का लड़का भी इत्तेफाक से सीएम ही था, तो कि भाई इस कंपनी के शेयर उठा ले, मेरे भी उठा ले, 2 मिलियन की मेरे भी शेयर उठा ले।
सही, लेकिन अगर फंस गए ना तो तुम आर्टिकलशिप में तो गए, आर्टिकलशिप तुम्हारी फिर फर्म बोलेगी, टर्मिनेट करेगी, और अगर ये मामला ज्यादा हुआ तो मैं कहीं और आर्टिकलशिप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूँ जावेदान ग्रुप के 2 बच्चों का, उनके जो ऑडिट एक फर्म थी, उनके बच्चों ने पेप्सी की 1.25 लीटर वाली जो एड थी वो अभी आई नहीं थी, जवान का बच्चा मैंने कहा ना कि तुम लोग फर्म में जाओगे अलग जज्बाती हो गए, पहला क्लाइंट होगा तुम्हें लगेगा कोई रहीम यार खान जा रहे हो, तुम्हें लगेगा पेरिस जा रहे हो। सही है सर, इस तरीके से तुम लोग जो है वो क्या करोगे, सोशल मीडिया अपडेट करोगे। क्लाइंट यूनिलीवर को पता है इनको एक दफा डायनेस्टी ले जाओ 3300 रुपए वाले बफे में, ये पागल हो जाएंगे। सही है सर, 3300 रुपए आप खाना ये हफ्ते का नहीं खाते होंगे, एक दफा में खिला दो तो ये पागल हो जाएंगे। सही है सर, तो ये तुम लोग हरकतें करते हो, मतलब हमने भी की सर। मैंने जिंदगी का पहला सफर यूनिलीवर का एजेंट पिलाया, मतलब मैं फर्ग्यूसन में था, स्टॉक काउंट पे गया था रहीम यार खान। सही, पहली दफा मैं जहाज में यूनिलीवर के उसके फर्ग्यूसन पे मतलब इफेक्टिवली यूनिलीवर के खर्चे पे बैठा। तो सर तो होता यही है, बच्चा पागल। वो जावेदान ग्रुप की पेप्सी कोला ग्रुप जो है ना, उसका ऑडिट है कैटेगरी बी की फर्म के पास, बहुत अच्छी फर्म है, उसको कैटेगरी बी का फर्ग्यूसन भी कहा जाता है। लोग अगर पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं। सही है सर, तो हमने कहा कैटेगरी बी का उसको फर्ग्यूसन, उसके पास ऑडिट था। तुम्हारे जैसा एक नया ट्रेनिंग, वो गया, जज्बात अलग थे, पेप्सी के ऑडिट पे जा रहा हूँ, खानदान में उसने बता दिया पेप्सी के ऑडिट पे है। ठीक है भाई, अब उसे खानदान में बता दे, उधर उसने देखा 1.25 लीटर्स की अभी पेप्सी पहली दफा लॉन्च कर रहा था, उससे पहले अभी किसी ने भी नहीं की थी। पेप्सी ने उसकी प्रिंटिंग कराई भी लेबल, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज है। मैंने काम किया भाई यूनिलीवर, मुझे पता ये कहते हैं पहले नई चीज मार्केट में पहुंचा दो फिर ऐड चलाओ, ताकि कस्टमर देख के जाए तो मार्केट में मिल जाए, ऐसा नहीं दिखा अभी भी लाओगे 2 हफ्ते बाद। तो उन्होंने कहा लेबलिंग आ गई, सब कुछ हो गया, हुआ ये, ऑडिटर ने वो बोतलें देखी तैयार, तस्वीर खींची, और इतना कोई होलू आदमी था वो ट्रेनी, उसने लिख दिया न्यू मार्केटिंग जो है एड कमिंग सून ऑफ 1.75 लीटर, यहां तक तो सही था, हैशटैग पेप्सी कोला इंटरनेशनल। जवान ने कर दिया, अगले दिन फेसबुक पे स्टेटस डाल रहा, अगले दिन उसने डाल दिया, अगले दिन उस फर्म के पार्टनर्स को, रमजान चल रहे थे, उस फर्म के पार्टनर्स को शहरी में फोन आ गया, पेप्सी कोला के जो जिनके पास फ्रेंचाइज है सिराज साहब, उनका फोन आ गया, बेटा पार्टनर को बोला पूरी फर्म आ जाओ, पार्टनर्स को उठ के फर्म को बुलाया, बोला ये क्या है ग्लोबल, हमें पता चला कि ये चीज आपको अप्रूवल अभी मिली है, इसकी मार्केटिंग होने से पहले, टीवी में आने से पहले अवामी बात कैसे हो गई। सही है सर, फर्म ने, मेरा दोस्त उस क्लाइंट में जॉब इंचार्ज था, उसको और जो है उसको बुलाया, ट्रेनिंग को बोला क्या था, मेरे दोस्त ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, ट्रेनिंग ने कहा मैंने डाला। फर्म अच्छी थी, उसने कहा कि भाई तुम्हें निकाल नहीं रहे, हमने कहा हम तुम्हें निकाल नहीं रहे, लेकिन बेटा खुद रिजाइन दे दो, अगर हम निकालेंगे ना तो तुम्हें कहीं और। बोला उस बच्चे की शायद आर्टिकल को 6 महीने हो चुके थे, 6 महीने के बाद उसको बोला टाटा बाय बाय, तू चले जा भाई। ठीक है सर, तो हमने कहा, तो सर ये याद रखिएगा, तो सर ये याद रखिएगा कि सर जो है ये इंफॉर्मेशन होती है, ईपीएस बहुत जरूरी है, एक लाइन में बता देती है कंपनी इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म कर रही है अपने आसपास। जीएसटी की ईपीएस एबॉट की कंपेयर करोगे, पता चल जाएगा किसकी ईपीएस ज्यादा अच्छी है, ये परफॉर्मेंस बता देती है। सही है सर, तो क्या यहां तक हम क्लियर हैं? तो लिखें सीसी। चले सर, अब आप लोग इसका लिखेंगे लर्निंग आउटकम। एक लर्निंग आउटकम आप लोग लिख चुके हैं इसका कि इग्नोर ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। दूसरा लर्निंग आउटकम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स। दूसरा लर्निंग आउटकम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स विल बी मेड, adjustments will be made only from continuing operations. Adjustments will be made only from continuing operations. सिर्फ continuing operation से adjustment करोगे, discontinued से adjustments नहीं करोगे। तीसरा लर्निंग आउटकम लिखोगे इस सवाल का, तीसरा लर्निंग आउटकम लिखोगे इस सवाल का, डिस्क्लोजर। तीसरा लर्निंग आउटकम लिखोगे इस सवाल का, डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक ईपीएस। डिस्क्लोजर ऑफ
बेसिक ईपीएस का डिस्क्लोजर ऐसा ही होता है। सर ये आपने क्या किया सर, जो डिस्क्लोजर होता है ना, याद रखिएगा उसमें टोटल का कॉलम नहीं आता। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ईपीएस के डिस्क्लोजर में टोटल का कॉलम नहीं है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू, अगर डिसकंटिन्यूड नहीं तो बस सर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डिस्क्लोजर होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से डिविडेंड वगैरह माइनस करोगे, एट्रीब्यूटेबल, वेटेड एवरेज, अभी इसकी शरारतें हमने नहीं पढ़ी, और फिर हमने कहा ईपीएस आ जाएगी। तो सर अब हमें थोड़ा टाइम टेबल का भी बता दे, सुनिएगा सर। आपकी क्लासेस जनवरी में, अच्छा मैं ना ये नहीं करूंगा सर, अनफॉर्चुनेटली होता ये है, कोशिश मेरी होगी पूरा, कभी मजबूरी हो तो एक अलग बात है, वरना सर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि एफएफआर में ना हम टीचर जी, हम टीचर, हम सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। सपोज करें हम थोड़ा सा शुरू में ढीले पड़ते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, 1.5 साल या 1 साल पे क्लासें इतनी नहीं होती हैं, लेकिन सर अब कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि हफ्ते में तुम्हारी जनवरी तक मैं रखूंगा 3 क्लासें। अच्छा सर वो 3 क्लासें कब होंगी, नॉर्मल टाइम टेबल बाद में, लेकिन पहले सुनो, कल क्लास है हमारी 2:30 से 4:30। सर 2:30 से 4:30 कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, लेकिन ये सिर्फ ये संडे है, ये सिर्फ इस संडे है। और 2:30 से पहले, क्योंकि मेरे एक और दोस्त की क्लास है, सही है, तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ कोशिश करें, तो हमने कहा 2:30 से 4:30 जो है क्लास है हमारी। लेकिन सर वैसे हमारा टाइम टेबल मैंने फिक्स रखा है टिल जनवरी, हो सकता है इसमें ऊपर नीचे चेंजेस करूं। सर थर्सडे क्लास होगी, फ्राइडे होगी और सैटरडे होगी, 3 दिन होगी लगातार, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन शाम में होगी, सही है सर, यही टाइम होगा। और इंशाल्लाह नमाज का ब्रेक वगैरह भी टाइम पर लेंगे, आज नहीं ले सके। 3 दिन क्लास होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे को इनिशियली नहीं लूंगा, पार्टी करने के दिन है तुम्हारे, संडे को शुरू में पार्टी करो, बाद में इंशाल्लाह संडे को भी करेंगे, हो सकता है रिजल्ट के बाद हम संडे को लेकिन कुछ होगी। सर अभी 3 दिन क्लासें होंगी, लेकिन कल एक इजाफी क्लास मैंने लगाई है, कल की क्लास इंशाल्लाह होगी कितने बजे सर, 2:30 बजे, 2:30 से लेकर 4:30, मजीद आगे बढ़ेंगे चीजों को लेकर क्विकली हमेशा की तरह। सर इसको अभी रिवाइज करेंगे, अब तक जो हमने पढ़ा, हमने सर क्या पढ़ा सर, ईपीएस शान नजूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको निकालने के लिए आईएएस देना बहुत जरूरी था, नहीं तो लोग उसमें 2 नंबर करते हैं। हमने कहा ईपीएस किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये आईएएस, हमने कहा वो कंपनी जो कि लिस्टेड है और वो कंपनी जो कि अबाउट टू बी लिस्ट है। फिर हमने कहा इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं, इस पे हमने कहा 2 तरह की शरारतें, एक तो एनसीआई के शेयर को माइनस करना है, दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। हमने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल लाइबिलिटी होते हैं, उनका डिविडेंड होता है, हमने इंटरेस्ट होता है उनका डिविडेंड, हमने कहा ईपीएस की कोई इंप्लीकेशन नहीं है। इरिडीमेबल जो शेयर्स होते हैं, हमने कहा सर वो इक्विटी होते हैं, उनका डिविडेंड होता है, ईपीएस में से उनको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। हम आए सर डिनोमिनेटर पे, और हमने कहा इरिडीमेबल 2 तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि हर साल डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी डिक्लेयर करे ना करे, इस साल अगर कैश की वजह से नहीं दे सकी तो अगले साल देगी। और हमने कहा नॉन क्यूमुलेटिव मतलब होता है कि अगर डिक्लेयर किया तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या कहा, हमने सर और आगे बढ़ते हुए पढ़ा बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है क्यूमुलेटिव में, और बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है इरिडीमेबल है। सर फिर आगे बढ़े, हमने कहा डिनोमिनेटर में 5 तरह की शरारतें जिनके ऊपर हम आएंगे कल, हमने कहा वो बोनस राइट वगैरह। हमने कहा सर 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूइंग। आईएएस कहता है दोनों के अलग अलग ईपीएस शो करोगे, डिस्क्लोजर बेसिक का ऐसा ही होता है, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो किसमें से माइनस होंगी, प्रेफरेंस डिविडेंड से। कल मिलते हैं इंशाल्लाह मेरा बच्चा 2:30 बजे, और हम मिलेंगे 2:30 बजे से लेकर 4:30। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप सबसे कल। रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, हो सकता है ये वाला आज रात में कोशिश करूंगा हो जाए आप लोगों को अवेलेबल, ठीक है मेरा बच्चा, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई सवाल है तो मैं 10 सेकंड दूं, बाकी लोग जा सकते हैं। 10 सेकंड में लिख दो सवाल, या चलो 20 सेकंड ले लो। थैंक यू अरीज। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आपको लिंक मिल जाएगा आज की क्लास का, वैसे केएनएस के पोर्टल में। एनी गाइडेंस रिगार्डिंग ईवाई पार्टनर इंटरव्यू, कॉन्फिडेंट रहना है, बर्गर बच्चा बन के जाना है, सही है सर, थोड़ा सा लगे कि तू बर्गर है, अगर तू मौलवी भी है तो तुझे बर्गर करना है, स्पाइक पे स्पाइक बना के जाना है, कॉन्फिडेंट, अंग्रेजी पे बहुत ध्यान रखना है, इस बात का जवाब देना है कि अगर कहीं और से फोन आई तो क्या करोगे, बोलना सर मैं तो पैदा ईवाई के लिए हुआ था, सही है सर, तो ये चीजें रखनी है, सही है मेरा बच्चा। तो हमने कहा ईवाई के इंटरव्यू की गाइडेंस ये है। इन बेटा दिसंबर में अगर आप फॉर्म में इंशाल्लाह जो है हमने के जो है
थैंक यू अनास आमीन। हमने कहा दिसंबर तक, अगर आप दिसंबर में फॉर्म में इंडक्ट, मेरी भी फॉर्म में, तो मैं भी अब बच्चों को जब इंडक्ट करता हूँ तो हम तो इंतजार करते हैं। मेरी एक फॉर्म QCR डेटेड है बी कैटेगरी, उसका नाम है जाहिद जमील। इनको हम इंतजार करते हैं कि जब बड़ी फॉर्म्स बच्चे ले लें तो फिर बेचारे जो मासूम हो, जिनका कहीं भी नहीं हो रहा हो, हम उनको लें। मैं नहीं चाहता कि यार किसी बच्चे का किसी अच्छी फॉर्म में हो रहा हो उसको मैं टॉपिक करा के लाऊं तो मेरे पास आ जा। नहीं भाई, कैटेगरी बी है, QCR रिलेटेड है, उसका नाम है जाहिद जमील। इनको उसके पाकिस्तान भर में ऑफिस है, कराची के ऑफिस का लाइसेंस मैंने लिया हुआ है, मेरे साथ एक और पार्टनर है। सही है सर, हमने लिया हुआ है तो ये करें। लेकिन आप दिसंबर में इंडक्ट अगर इंशाल्लाह हो जाएंगे तो आपकी जून 22 के अटेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा। PKF अच्छी फर्म है सर, PKF के पास टैक्स का ज्यादा है। E5 ने अभी तक सर मेरे ख्याल में 4-6 बच्चों को ऑफर कर दिए, बाकियों को वो अभी कर ली थी। सबको पता है बच्चा फर्ग्यूसन में भाग जाता है, तो ये अगले आने वाले हफ्ते में बहुत सारे इंडक्शन होंगे। सही है मेरा बच्चा। किसी और का कोई और सवाल, किसी और का कोई और सवाल है? जी बेटा, बैक डेट पे फॉर्म आपको इंडक्ट कर देगी। सही है सर। चलो इंशाल्लाह कल से जमात का ब्रेक है। सही, रिकॉर्डेड लेक्चर का सर दिसंबर 22 तक अवेलेबल होगा, टेंशन ना ले। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस दिसंबर 22 तक अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। UHY एडवाइजरी प्लीज गाइड। बेटा UHY अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रो हो रही है, इनके पास फूड पांडा और पता नहीं कौन कौन आ गया है। अच्छी फर्म है। वहां पे मेरा एक स्टूडेंट है पहले बैच का, वो जो मैनेजर बना पड़ा है आजकल, माज उसका नाम है। सही है, उसको टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी फर्म है, कोई डिले शिले नहीं होगा। इंडक्शन ICAP का जो पोर्टल है मेरा बच्चा, उस पर अपने आप को रजिस्टर करा दो। इंशाल्लाह तुम लोगों को जो है उससे हेल्प जरूर मिलेगी जिसकी इंडक्शन नहीं हुई। लेकिन बेफिक्र हो जाओ, अभी जो बच्चे फर्ग्यूसन भागे, फर्ग्यूसन में कोई 80 से 90 बच्चे उठाने, तो जो बच्चे फर्ग्यूसन गए ना, उनकी फॉर्म जगहें खाली होंगी, आपको इंशाल्लाह जरूर इंडक्शन होगी। ठीक है मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल 2:30 बजे। कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पे भी पूछ